नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में बात करेंगे केंद्र सरकार के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड की। इसके जरिए लगातार प्रवासी श्रमिकों के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में गरीबों के कल्याण के लिए आज से विशेष रोजगार योजना की शुरुआत होगी। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के बाद आए परिणामों की भी बात होगी। आपको बताएंगे किसको कितनी सीटें मिली हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें करीब 3 गुना कम कर दी हैं। इसके अलावा मौसम का हाल भी जानेंगे। साथ ही कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। संसद के ऊपरी सदन के लिए 8 राज्यों के विधायकों ने इन 19 उम्मीदवारों का चयन किया। बीजेपी के खाते में 8 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो 1 कांग्रेस के खाते में आई है। गुजरात में बीजेपी ने रमीलाबेन बारा, नरहरी अमीन, अभय भारद्वाज को टिकट दिया था। इन तीनों ने ही जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के एक प्रत्याशी शक्ति सिंह गोहिल को जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में उच्च सदन की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी को विजेता घोषित किया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत को भी जीत मिली है। इधर आंध्र प्रदेश में उच्च सदन की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ। यहां चारों सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। पार्टी ने पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकटरमणा, आला अयोध्या रामिरेड्डी और परिमल नाथवानी को चुनाव मैदान में उतारा था। झारखंड में एनडीए के उम्मीदवार और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में गई। यहां से बीजेपी उम्मीदवार लीसेंबा सानाजाओबा की जीत हासिल हुई। मिजोरम में एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ के उम्मीदवार के वनलाल वीना निर्वाचित घोषित किए गए। मेघालय से एनपीपी के डब्ल्यूआर खरलुखी को जीत हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन सीमा पर जारी गतिरोध की स्थिति पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी ने भारतीय क्षेत्र में ना तो प्रवेश किया है और ना ही भारतीय चौकियों पर कब्जा किया गया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सेना को जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी छूट दी गई है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने से जुड़े घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत करने वालों को सबक सिखाया है। उन्होंने नेताओं को आश्वस्त किया कि सशस्त्र बल देश की रक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और इसके लिए उन्हें पूरी आजादी प्रदान की गई है। तो दूसरी तरफ कूटनीतिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी गई है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ना तो हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास आज इतनी क्षमता है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है। आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सीमाओं की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब पेट्रोलिंग की क्षमता भी बढ़ गई है और जिन क्षेत्रों की वास्तव में पहले निगरानी नहीं की गई थी, वहां भी हमारे जवान अब निगरानी करने और अच्छी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सैनिकों पर अटूट विश्वास है। उन्होंने सैनिकों को आश्वस्त किया कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी बाहरी दबाव में नहीं आया और देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 4 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा की और इस जरूरत के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने सरकार के साथ एकजुटता से खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक में हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान, डी राजा, जगनमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, प्रेम सिंह तमांग और M.K. स्टालिन भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को कई सुझाव दिए गए और सभी दलों ने सरकार को एक मत से सहयोग देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष सैनिकों के साथ पूरी तरह एकजुट है और हमारी सेनाएं सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। पूर्व रक्षा मंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल होना चाहिए। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा प्रबंधन पर भारत और चीन के बीच समझौतों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने हालिया घटनाक्रम का ब्यौरा भी साझा किया। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने सीमा पर देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है और सर्वदलीय बैठक ने इस संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह संवाद भारत के सामरिक हितों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा आने पर सभी राजनीतिक पक्षों को साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इसके तहत गरीबों के कल्याण के लिए आज से विशेष रोजगार योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसका मकसद प्रवासी श्रमिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से अपने घरों को लौटे प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इस अभियान के बारे में जानकारी दी। Nearly 25 schemes of the government are all going to be brought together, and within those 125 days, we shall reach saturation levels for each of those schemes. So if it was a Jal Jeevan mission, or if it was anything to do with, laying of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, or building Awas Yojana, everyone who needs the assignment will be given the jobs. And under the 25 different works, the objectives which have to be achieved will be achieved using the Shramik who are there having returned from different parts of the country. 6 राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए यह अभियान 125 दिन तक चलाया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में यह अभियान चलाया जाएगा। इसका मकसद रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के 27 तरह के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। ये 6 राज्यों के 27 आकांक्षी जिले भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के मिशन मोड में चलाए जाने वाले इस अभियान से 1/3 प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है। And I'm glad to say, to recall, that in our budget and also during the announcement, during Atmanirbhar Abhiyan announcements, we had come up with the viability gap funding for building agriculture-related infrastructure, for ensuring that those farmer producer organizations will go into the villages to create agri-processing units. Now all of them are being brought together so that there's a synergy. Monies are being pulled in towards asset creation with a time limit given, and Shramik can be sure that where they have gone back, they have work given to them. गरीब कल्याण रोजगार अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तालमेल के साथ एक समन्वित प्रयास होगा। इनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चलाए जा रहे कार्य की प्रगति के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर के विकास के दौरान मिले सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मॉडल सड़क की पहचान करने का निर्देश दिया। इस सड़क को स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर काशी की धरोहर देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के लाभ नागरिकों तक तेजी से पहुंचाए जाने चाहिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों को लेके। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Yoga is India's greatest legacy. It is most glorious gift to the world. Thanks to the effort of our gurus, need of the hour is for the youth to be healthy in a holistic manner. The problems affecting the youth, such as overweight or depression, can be avoided totally by the daily practice of yogasanas. Simple remedy, simple medicine, the cheapest medicine on the earth for your health is yoga. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आईसीएमआर ने राज्यों से कहा है कि वो कोविड-19 के परीक्षण की क्षमता में इजाफा करें ताकि जल्द ही संक्रमण का पता लगाने के साथ ही इस पर काबू पाया जा सके। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि परीक्षण क्षमता में इजाफा करने के प्रयास के मद्देनजर परिषद ने निजी और सरकारी 960 प्रयोगशाला को नमूनों की जांच की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध परीक्षण विकल्पों के जरिए अपने राज्य में परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि आपके राज्य में बीमारी के लक्षण वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच संभव हो पाए। इससे संक्रमण का जल्द पता लगाने और इसे रोकने में सहायता मिलेगी और बहुत लोगों की जिंदगी बच पाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि होम आइसोलेशन को लेकर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जमीनी स्तर पर इन दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। कुछ मामलों में लापरवाही सामने आने के बाद शुक्रवार को राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर 10 मई को नए दिशा निर्देश जारी किए थे जो अब भी प्रभावी हैं। डॉक्टर को मेडिकल असेसमेंट और पॉजिटिव व्यक्ति के घर को देखकर खुद को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि होम आइसोलेशन दिया जा सकता है। साथ ही अब डॉक्टरों की टीम होम आइसोलेशन वाले मरीजों की नियमित निगरानी करेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों को अपनाने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक में ऐप और तकनीक आधारित अन्य माध्यमों के जरिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की बहुत ही सहजता से पहचान की जा रही है और उनको घर पर या सरकारी आइसोलेशन सेंटर में जांच के बाद रखा जाता है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटीन को बंद करने का आदेश दिया है। अब सभी कोरोना मरीजों के लिए कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3137 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये अभी तक एक दिन में सर्वाधिक मरीज मिलने का रिकॉर्ड है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें करीब 3 गुना कम कर दी हैं। मरीजों को राहत देते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था जिसने रियायत दरों की सिफारिश की थी। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए तय नई दर में पीपीई किट के साथ आइसोलेशन बेड्स के लिए 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन देने होंगे। पहले ये कीमतें पीपीई किट को हटाकर 24,000 से 25,000 रुपए थी। वहीं बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का चार्ज 13,000 से 15,000 रुपए प्रतिदिन होगा, जिसके लिए 34,000 से 43,000 रुपए पहले देने पड़ते थे। समिति ने वेंटिलेटर बेड के साथ 15,000 से 18,000 रुपए की दरों को लागू करने की सिफारिश की थी, जिसे मान लिया गया है। ये कीमतें पीपीई किट को हटाकर 44,000 से 54,000 रुपए थी। दिल्ली में गुरुवार से कोविड जांच के लिए
2,400 रुपए की दर तय की गई थी। नई दरों को एनसीआर क्षेत्र के अस्पतालों में भी विचार विमर्श के बाद लागू किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल हुई बैठक में उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कोविड-19 बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और 15 जुलाई तक इनकी संख्या बढ़ाने की योजना की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए साझा रणनीति बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी एक नए और खतरनाक चरण में आ सकती है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन महामारी अभी भी बड़ा खतरा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 86 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 4,55,000 के पार पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घोषित राहत उपायों, खासकर रेपो दर में कटौती का लाभ बैंकों से ग्राहकों को मिलने पर नजर रखे हुए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा संपत्ति सृजित करने वालों के महत्व को पहचाना है, क्योंकि देश में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वो रोजगार अवसर सृजित करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वो बैंकों के साथ विचार विमर्श कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ताकि सरकार ने जिन राहत उपायों की घोषणा की है वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हों। रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को ब्याज दरों में कमी के रूप में मिलने पर खासतौर पर नजर है। केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 के दौरान देश के गरीब और कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए $750 मिलियन के सहायता कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम कोविड-19 के गंभीर व प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार को बजट समर्थन प्रदान करेगा। वर्तमान ऋण कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत AIIB की तरफ से भारत के लिए दूसरा ऋण होगा। कार्यक्रम के प्राथमिक लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, किसान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्व सहायता समूह, विधवा, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन पाने वाले लोग, विनिर्माण श्रमिक और अन्य कमजोर समूह होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद पीएम स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष लघु ऋण सुविधा योजना का कार्यान्वयन करना है। पीएम स्वनिधि योजना को इसी महीने 1 जून को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। योजना के जरिए 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि के एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म को इस महीने के आखिर तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने उनके खातों से निकासी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने इस सहकारी बैंक पर नियामकीय अंकुश 6 महीने के लिए और बढ़ाकर 22 दिसंबर तक कर दिया है। रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर 2019 को पीएमसी बैंक मुंबई पर कई नियामकीय अंकुश लगाए थे। उस समय बैंक में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जून को समाप्त सप्ताह में $5.942 अरब की वृद्धि के साथ $507.644 अरब के अब तक के उच्च स्तर को छू गया। सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों के बढ़ने से यह वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 अरब के स्तर को लांघ गया था, जब यह $8.22 अरब बढ़कर $501.703 अरब पर पहुंचा था।
भारत की तीनों सेनाओं का 75 सदस्यीय दल रूस में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में हिस्सा लेगा। यह परेड 24 जून को मॉस्को के लाल चौक पर आयोजित होगी। भारतीय परेड का नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी करेंगे। 75 सदस्यीय भारतीय दल 11 देशों की सैन्य टुकड़ियों के साथ इस परेड में हिस्सा लेगा। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्रालय देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। इन केंद्रों का संचालन या तो पूर्व चैंपियन करेंगे या फिर कोई कोच करेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने के प्रयास में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खिलाड़ी के लिए खेल करियर का विकल्प बन जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा टू द रेस्क्यू इन अनबैलेंस्ड टाइम शीर्षक से एक दैनिक अखबार में लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि कोविड-19 की वजह से जिंदगी पहले की तरह नहीं रही। उन्होंने लिखा कि लंबे समय तक लॉकडाउन ने अनिश्चितताओं और चिंताओं को जन्म दिया, इसीलिए हम सभी के लिए ये जरूरी है कि हम शरीर की शांति और फिटनेस दोनों को बनाए रखें। योग इस बहुत ही दोहरे उद्देश्य के लिए एक प्रभावी उपकरण है। योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के इस समग्र विकास में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि योग का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना और मन और शरीर के सामंजस्यपूर्ण मिलन का प्रयास करना। ये एक विज्ञान है जो संतुलन, शिष्टता, अनुग्रह, समानता, शांति और सद्भाव पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सूर्य ग्रहण भी होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में मानसून के दौरान ये पहली बारिश होगी। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। 22 जून से 24 जून के बीच स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सों और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में मानसून का आगमन होगा। 25 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून के आने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा में मानसून 24 से 26 जून के बीच पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की 21 जून तक आगे बढ़ने की संभावना कम है, जिससे अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।